हाँ, आप क्वेश्चन लगाने आप लोग शुरू हो जाइए, समय नहीं है उतना कि बात किया जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पूरे तत्व में हाइड्रोजन सबसे हल्का है और पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटियम, ये तीनों होते हैं, ये तीनों होते हैं, आपको पता होना चाहिए समस्थानिक। बट ये आपको इट्रियम नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, इट्रियम नहीं होता। पोट्रियम में सिर्फ क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन किस में होते हैं, पोट्रियम में होते हैं। ड्यूटेरियम में क्या होता है, आपको इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन भी हो जाते हैं। और टाइट्रियम जो होता है, आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव आपको इसका समस्थानिक है। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक पूछे तो कौन हो जाएगा, ट्राइटियम हो जाएगा। और ड्यूटेरियम मतलब ड्यूटेरियम के ऑक्साइड आप देखते हो जिसे कहा जाता है भारी जल। इसे क्या कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है, भारी जल। ठीक, इसे भी याद रखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। पटाखों में निकलने वाली हरी ज्वाला, हरी ज्वाला के लिए, पटाखा में जो हरी ज्वाला निकलती है इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग। हाँ, अब लगाइए क्वेश्चन। पटाखा में जो हरी ज्वाला निकलती है उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। बहुत अच्छा, हरी ज्वाला के लिए पूछ रहे हैं, लाल के लिए पूछा अलग हो जाता है, पीला के लिए पूछा अलग होता है, नारंगी के लिए पूछा अलग होता है। तो पटाखा आप देखते हैं जो आसमान में छूटता है पटाखा, उसमें आपसे पूछता है, बताइए नीला के लिए किसका। नीला नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि निकलने वाली हरी के लिए। हरा के लिए देखोगे, हरा के लिए बेरियम का, बेरियम का आपको इस्तेमाल किया जाता है हरा के लिए। ठीक, इसे सोडियम को किसका इस्तेमाल किया जाता है, पीला के लिए। येलो कलर अगर देना है तो पीला सोडियम से होता है। बस इसमें तो 2 ही अभी दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछे कभी लाल पूछ दे तो आप क्या लगाओगे, लिथियम का प्रयोग किया जाता है लाल के लिए, और कॉपर का प्रयोग किया जाता है नीला के लिए। इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते इसके आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखला की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यह पूछ रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणु में टूट जाता है, 2 अणु में टूट जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए लगाइए क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर कर देता हूं, और हाँ, इसे छोटा कर देते हैं। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए। इसे क्या कहा जाता है, ये मतलब ये इसे कहा जाता है क्या, ग्लाइकोलिसिस का क्या कहा जाता है, बताइए इसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है, सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच में संवहनीय संपर्क बनन, यानी कि जब बच्चा पेट में रहता है मां का, तो उसको किस तरीके से खाना मिलता है, यह कहने का मतलब है। तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच में जो संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कल भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, और उसे कहा जाता है अपरा, यानी प्लेसेंटा कहा जाता है। अपरा को ही प्लेसेंटा कहा जाता है। ये जो हो जाता है जब पेट में बच्चा रहता है तो उसका खान पान इसी के द्वारा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। मिनीमाता रोग निम्नलिखित में से किससे होता है। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, ये पूछता है। तो मिनीमाता अगर पानी में मरकरी मिल जाता है, तो मरकरी जो होता है ये आप देखोगे, मरकरी के कारण क्या हो जाता है, मिनीमाता रोग हो सकता है, मरकरी। ठीक ना, जो आपको थर्मामीटर में भरा जाता है मरकरी, उसी की बात कर रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अब क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 6 देख लीजिए सभी लोग, लगाइए क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, देखते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन होते रहता है। ठीक ना, चुंबकीय फ्लक्स में आप देखिएगा यहां पर, तो समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ये कथन किसका है, और इस कथन पर अलग अलग युक्ति भी बना हुआ है, मशीन बना हुआ है। तो ये जो कथन है ये किसका है, जैसे मोटर में देखोगे यही आपको होता है। तो ये कहा जाता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम इसे कहा जाता है। कोई कोई क्वेश्चन काफी लंबा हो गया है, मैंने बड़ा हो गया है, तो इसके लिए मैं ऑप्शन आपको जो है वो आपको छोटा बड़ा कर रहा हूं। यहाँ पर देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन आपको लंबे देते हैं लेकिन आसान होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप, स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका ब्लड प्रेशर स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा आपको जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए, सिस्टोलिक होना चाहिए 120, डायस्टोलिक होना चाहिए 80, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। और ये mmHg होना चाहिए, इससे ये इकाई भी याद रखिएगा, इसका mmHg 120/80 जो होता है
ये चीजें, ये तुम्हारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है सामान्य। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर भी डीएनए मिलता है। पहला नंबर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर पूछे कहाँ मिलता है? तो ये कल मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सेट में कराया था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या होता है कि एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी को कोशिका के करेंसी कहा जाता है। आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी आवृत्ति होगा, यहाँ पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जो होगा जब किसी पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए। हाँ, उपयुक्त आवृत्ति के जो प्रकाश को किसी आपको इसी जो प्रकाश जो होता है इसको हम सेल पर डालते हैं, यानी कि जिसमें आप देखते हैं कि प्रकाशीय सेल होता है उस पर डालते हैं तो प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी इसे ही तो कहा जाता है ना प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में देखोगे आइंस्टीन को सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक ना, घोषणा किया गया। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 9 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। तो उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश जब किसी पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। और ऐसे कहाँ देखने को मिलते हैं? तो सिलिकॉन वाला जो आपको आता है छतरी जो आता है जो लगाते हो आप लोग सौर ऊर्जा के तौर पर। 10 देखो, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? अब ये क्वेश्चन देखो, दाब हम बढ़ाते हैं क्योंकि आप देखोगे बर्फ को दाब से भी रखा जाता है कि बर्फ जल्दी पिघल ना पाए। इससे मतलब क्या हुआ कि जो वो 0 डिग्री के ऊपर पिघल रहा था वो 0 डिग्री के नीचे भी चल जाए आपको पिघलन वाला जो बिंदु है, ठीक ना। तो उसके लिए क्या होता है, ये बोल रहा है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, यानी गलने लगता था जो 0 डिग्री से ऊपर होता था तो वो 0 डिग्री से नीचे चल जाए। तो दाब इसीलिए हम बढ़ाते ही है कि ये दाब क्या बढ़ाने से क्या हो जाता है? घट जाता है, घट जाएगा, ठीक ना। आप कहोगे सर जी हाथ में लेके हम दोनों ऐसे तलई को दाब बढ़ाए तो ये बर्फ पिघलने लगता है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ का उष्मा लगता है, उसमें हाथ के उष्मा के चलते वो चीज आपको देखने को मिलता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्न में से कौन से कपड़े धोने के साबुन में, ये देखिए कपड़े धोने के साबुन में, क्वेश्चन नंबर 11 लगाइए, निम्न में से कौन से कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता? फिलर के रूप में काम नहीं होता है, ये बताना है निम्न में से किसका फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो ये हो जाता है आपका ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का किस लिए काम आएगा फिलर के रूप में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता? इसमें से बताना है कि कौन सा रोग जो है दूषित जल के संचरण से नहीं होता। तो दूषित जल से निमोनिया, आपको टाइफाइड, पीलिया, हैजा। तो आप जानते हैं कि दूषित जल से निमोनिया नहीं होता, निमोनिया छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक ना। तो निमोनिया जो हो जाता है तुम्हारा, ये जो नहीं होता है दूषित जल से। बाकी देखोगे टाइफाइड जिसमें बिडाल टेस्ट किया जाता होता है, हैजा होता है, पीलिया होता है, कालरा होता है, ये सब जो बीमारी होते हैं ये दूषित जल के कारण ही होती है। बाकी यहाँ पर निमोनिया नहीं होगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, निमोनिया होता है तो ना बोलते हैं कि बचपन का ठंडा लग गया और फिर उसको हृदय पर सेकन किया जाता है, मैंने छाती पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण करता है? विनाइट्री प्रक्रिया में भाग लेता है। विनाइट्रिक प्रक्रिया में देखोगे भाग लेना और लास्ट में क्या बन जाता है? N2 बनता है, मतलब कि नाइट्रोजन आप देखोगे N2 बाद में वायुमंडल में इसके द्वारा छोड़ दिया जाता है, तो विनाइट्रिफिकेशन आपको इसे कहा जाता है। तो ये बताना है ये कौन सा नाइट्रेट जो होता है उसको नाइट्रोजन में बदलने का काम किया जाता है, ये किया जाता है सुडोमोनास द्वारा किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, सुडोमोनास। और वायुमंडल में छूटता है नाइट्रोजन, इस बात को ध्यान में रखना, वायुमंडल से लेता नहीं है, छोड़ देता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ कैसा है आपको होता है, ये बताना है शुष्क बर्फ कैसा होता है। लगाइए क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस CO2 होता है ना, ठोस CO2 को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यही आपको शुष्क बर्फ होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जब पानी जमता है बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होगा? ये देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ESI में भी ऐसे क्वेश्चन आता है। जब पानी जमता है बर्फ में बदल लेता है, ध्यान रखो ये ब्रैकेट में दिया है, बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि पानी जमेगा और फिर बर्फ में बदलेगा तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बताना है आप लोगों को। 15 के आंसर लगाइए, बहुत हलवा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा?
देखो पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है, जमता है या बर्फ में बदलता है, तो जैसे ही पानी बर्फ में बदलता है उसका आयतन बढ़ जाता है। क्या लगा रहे हो बी सभी लोग, बहुत अच्छा। क्या हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है। तभी ना देखोगे कि ठंडे वाले क्षेत्रों में जैसे ही पानी पाइप में जम जाता है तो पाइप फट जाता है, क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर शायद आपको 16 देख लो, 16। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपको स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था भी पूछता है, तो 7 अप्रैल को हुआ था ना, 7 अप्रैल 1948 में देखोगे जनेवा में इसका आपको स्थापना होता है, यानी कि जनेवा में, स्विट्जरलैंड जनेवा में इसका मुख्यालय है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। जनेवा आपको स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन 17 देख लीजिए, दे रहा है आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र है, यानी कि आवृत्ति के आधार पर जो भूकंप संभावित क्षेत्र है, जहां पर भूकंप का बार बार भ्रमप्रता होता है, बार बार आता है, भूकंप आने की पूरी संभावना होता है, ये संभावित क्षेत्र कौन से? आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः संभावित क्षेत्र जो भूकंप का है ये हो जाएगा हिमालय और कच्छ का क्षेत्र, हिमालय और कच्छ का क्षेत्र होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, हिमालय और कच्छ का क्षेत्र। गलत हो गया जल्दीबाजी में, तो गलत मत करो बुबुआ, जल्दीबाजी में नहीं, तुम्हारे पास समय है, अच्छे से लगाओ सोच समझकर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, थायमीन क्या है? तो थायमीन की कमी से ही आपको बेरी रोग हो सकता है, थायमीन की कमी से बेरी रोग हो सकता है। और थायमीन कौन से विटामिन का नाम है? तो विटामिन B1 का आपको थायमीन कहा जाता है। पैराडॉक्सिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन आपको B6 को कहा जाता है, जिसे स्वप्न याद करने के लिए विटामिन B6 की जरूरत होती है तुम्हारा। विटामिन B2 आप देख सकते हो, राइबोफ्लोइन। और विटामिन B12 ये क्या होता है? ये आपको साइनोकोबालिन होता है, ठीक। साइनोकोबालिन जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये आपको कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, क्वेश्चन 19 क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखिए। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, मुक्त पतन उदाहरण है। मुक्त मतलब फ्री फॉल, फ्री फॉल में आपको क्या होगा? फ्री फॉल के आपको क्या है? असमान त्वरण, शून्य वेग, कोई ये गलत है। एक समान वेग गलत है, एक समान त्वरण होगी ना, जब आपको फ्री फॉल की स्थिति होता है तो इसमें त्वरण बदलते थोड़े ना है, एक समान त्वरण वाली गति होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, डी, फ्री फॉल की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, समान ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर के, मतलब प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो कितना टेम्परेचर घट जाता है, इसे ही कहा जाता है समान ताप पतन दर। तो समान ताप पतन दर जो कहलाता है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो कितना आपको घट जाता है? ये 5.5 डिग्री सेल्सियस, 5.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। 20 का आंसर क्या लगाओगे यहाँ पर? बी। हाँ 20 का आंसर बी, सभी लोग लगाइए क्वेश्चन बिहार। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, D2O का क्या काम होता है? D2O हम लोग देखते हैं ड्यूटेरियम की ऑक्साइड, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड को कहा जाता है भारी जल कहा जाता है। ये बताना है कि D2O का उपयोग, देखो कभी कभी पूछता है कि H2O और D2O ये दोनों का भार पूछता है, द्रव्यमान पूछता है, ठीक ना। तो इसमें हाइड्रोजन का 2 हो जाता है प्लस 16 हो जाता है, क्या हो जाए? आज 16 तो ये क्या आ जाता है? 18 हो जाता है। और इसका कभी पूछे तो ड्यूटेरियम का जाता है 4 हो जाता है, और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 इसलिए कि एक ड्यूटेरियम का 2 होता है द्रव्यमान, 2 का आपको 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाता है। इसे भारी जल कहा जाता है। वैसे भी देखो इसका भार भी भारी है। तो यहां पर देखो कि इसको परमाणु भट्टी में किया जाता है प्रयोग, ठीक ना। सो परमाणु जहां रिएक्टर होते हैं उसे ही भट्टी कहा जाता है, परमाणु भट्टी। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, परमाणु भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है विमंदक रूप में। चलो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 22, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठक होते हैं। जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है उसके 2 संगठक है, एक आपको जीव्य, एक अजीव्य। जीव्य और अजीव्य जो आपको होते हैं आपको, तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठक होते हैं। जीव्य में आपको जिसमें जान हो जाता है, जैसे पादप हुआ, जीवाणु, विषाणु, पेड़ पौधा, ये सब। अजीव्य में आपको ऑक्सीजन हो गया, मट्टी हो गया, पानी हो गया, ये से अजीव्य आपको आते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीव्य और अजीव्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, मेंडल के मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया गया? तो मेंडल ने अपना जो लक्षण का चयन नहीं किया था वो आपको बताना है। देखो बीज का रंग देखा था इन्होंने, फूल का भी रंग देखा था, बीज फूल की स्थिति भी देखी थी, लेकिन फूल की आकृति नहीं देखी थी।
फूल की आकृति को इन्होंने आपको नजरअंदाज किया था। ये आपको लक्षण जो मेंडल ने आपको प्रयोग किया था जेनेटिक्स के लिए, और ये चीज आपको देखने को नहीं मिला था। साधारण मटर पर इन्होंने प्रयोग किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। वायु दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब को जो मापने वाला यंत्र होता है, इसको क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। आज थोड़ा लेट हो गए हैं, आगे देखते हैं। वायु दाब को मापने वाले यंत्र कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर। और बैरोमीटर का एक पटांक गिर जाता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। देखो इसके आंसर ए हो जाएगा। 25 देखो, 25 अभी देखना है क्वेश्चन आपको। ज्वारीय ऊर्जा को निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो ज्वारीय ऊर्जा किस आपको ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है, ये ध्यान से क्वेश्चन देखना है। अब देखो लो ये क्या बोल रहा है। ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार भट्ठा द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है समुद्र के पानी द्वारा, ठीक, लहर जो आता है, तो ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो पुनर्भरणीय हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुनर्भरणीय, यानी कि रिन्यूएबल यहाँ पर कह सकते हैं इसे, रिन्यूएबल हो जाएगा ना ये। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी। बार बार उपयोग कर सकते हैं इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? यह बताना है कि क्षारीय मृदा जो धातु है, इसमें से सबसे अधिक विद्युत धनी कौन है, मतलब विद्युत धनात्मक होता है। तो इस सभी ऑप्शन में से देखोगे सबसे अधिक विद्युत धनी होता है आपको बेरियम, ठीक ना। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। परमाणु संख्या इसका 56 होता है। सबसे धनिक आपको ये तो आपको हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं 27। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। पादप के दो आपको उत्तक के नाम बार बार पूछता है, एक जाइलम का, एक फ्लोएम का। तो जाइलम जो होता है ये जल के वहन के लिए होता है। क्या होता है? जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों के उत्तरदायी होता है वहन के लिए। ये उत्तक का प्रकार है जल, जो कि आपको क्या करता है कि पानी जो निकालता है मिट्टी से वो अलग अलग भागों में पहुंचाता है जाइलम द्वारा, पेड़ के ऊपर वाले अलग अलग टहनी में, पत्ती में, ये सब में। और फ्लोएम का करता है जो खाना बनाता है पत्ती, उसको अलग अलग क्षेत्रों में आपको पहुंचाता है पौधे का, ठीक। तो ये सी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जल का वहन जाइलम। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। सौर मंडल में क्षुद्रतम बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रह? क्षुद्र पट्टी का जो बेल्ट पाया जाता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट जिसे कहा जाता है, वो सौर मंडल के किन से ग्रहों के बीच में पाया जाता है? ये हो गया अपना सूरज हो गया, ये हो गया बुध हो गया, ये हो गया आपको शुक्र, ये हो गया अपना पृथ्वी, ये हो गया मंगल, और इसके बीच में आपको पड़ता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। किसके किसके? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। सो आपको देखोगे मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको ये क्षुद्र पट्टी बेल्ट पड़ता है, यही आपको पूछ रहा था। सो ये इस आंसर क्या हो जाएगा आपको? मंगल और बृहस्पति। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को क्या कहा जाता है? बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है आपको सौरमंडल का, और वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है बृहस्पति को। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? हरित गृह प्रभाव, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराया था आपको, और ये क्वेश्चन रिपीट किया है, एक बात ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन दो एग्जाम में, मतलब बिहार दरोगा वाला रिपीट किया है। चलो ठीक है, मॉक टेस्ट में 70 आता है तो 70 आता है तो वहां भी लगाना है अच्छे से। चलो आंसर यहां पर लगाओ। यहां पर निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? ये है सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड हरित गृह प्रभाव नहीं है। हरित गृह मतलब कि ग्रीन हाउस गैस, जो कि तुम्हारे वायुमंडल का तापमान बढ़ा दे। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है, CO2 होता है, मीथेन होता है, ये सब आपको इसके अंतर्गत आते हैं, जवलास भी आ जाएंगे। पर ये आपको SO2 नहीं होता है। ये आपको क्या होता है? SO2 अगर पानी से मिलता है तो ये क्या बनाता है? एसिडिक एयर रेन बनाता है। आगे देखते हैं एसिडिक रेन क्या होता है आपको जब SO2 मिल जाता है रेन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? रेडियो सक्रियता की खोज पूछ रहा है, रेडियम के नहीं। रेडियो सक्रियता की खोज जो किया गया था वो किया गया था हेनरी बेकुरल द्वारा। हेनरी बेकुरल द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। और रेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया था? मैडम क्यूरी द्वारा किया गया था। अब ये पूछ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि केल्विन, केल्विन जो है SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, ये बात आपको पता होना चाहिए मतलब। और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था, अल्फा बीटा की खोज किया था रदरफोर्ड ने, नाइट्रोजन की खोज किया था रदरफोर्ड ने। जे थॉमसन आप जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, सी हो जाएगा आपको, मतलब इलेक्ट्रॉन पूछे तो। यहाँ पर पूछ रहा था रेडियो सक्रियता की खोज, तो बैकरूल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, हेनरी बैकरूल। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। स्वार्थिक विद्युत घनात्मक तत्व निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक विद्युत घनात्मक तत्व कौन सा है?
आपको बताइए इसमें क्या हो जाएगा, सीजीएम होगा कि क्या होगा, बताइए आप लोग, आपको हिंट दे दिए। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक विद्युत घनात्मक आपको कौन सा होगा, बताइए। अरे फ्रांसियम सबसे अधिक आपको होता है, फ्रांसियम सबसे अधिक आपको विद्युत घनात्मक होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सीजियम जो हो जाएगा ये सबसे अधिक विद्युत, क्योंकि इससे भी अधिक फ्रांसियम होता है, लेकिन ऑप्शनवा में देगा तभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये वाला आप बताओ, अपने मन से लिख कर बताओ, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसको आपको नहीं बताना है, अपने मन से लिख कर बताओ। तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत को दिया था, ठीक ना, इसे याद रखिए। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, अरे चिरकुट शुभम कुशवाहा, यूपी में बाबा कुछ नहीं कर रहे, बिहार ही में उम्मीद है, तो पहले क्वेश्चन लगा लो, वरना बिहार में तो टिक ही नहीं पाओगे, तुमको पता है कि बिहार में क्या होता है, बाढ़ होता है क्या ली, जब लड़का मारता है ना तो 80-85 कटअप चढ़ा देता है। अभी पिछला 64 वाला देखे ना कहां तक कटअप चल गया था मेंस का। तो बाबा ये सब प्रचार करने से तो कुछ होगा नहीं किसी का, हो है भी यूपी में कि ना है कि का है। अरे जो लगा रहे हो उसका क्वेश्चन लगाओ यहाँ पर, आपसे कौन पूछ रहा है कि यूपी में काबा अब बिहार में काबा, तो नेहा बनतड़ा। चल लगा क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो न्यूटन ने, देखोगे कि आपको ये खोज किया था, न्यूटन ने आपको श्वेत प्रकाश को आपको जो रंगीन है शीशा से गुजारा था, अध्ययन आपको यहां पर ये निकल कर आया था कि ये तो 7 भागों में डिवाइड हो जा रहा है। सो ये न्यूटन साहब ने किया था, न्यूटन साहब ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, 1665 में किए थे ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश अन्य रंगों का मिश्रण, 7 रंगों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, लोकलेंसी सेल में विध्रुवक के तौर पर आपको किसका प्रयोग किया जाता है, किसके चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, विध्रुवक के रूप में चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। चलो लगाओ क्वेश्चन। तो लॉन्सी सेल में विध्रुवक के रूप में किसका होता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, इसके चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। और लिक्विड के तौर पर आप देखोगे, यानी चिपचिपा लिक्विड तौर पर आपको अमोनियम क्लोराइड के इस्तेमाल किया जाता है, बाकी जस्ता और आपको छड़ जो होता है कार्बन का होता है इसमें लोकलेंस सेल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, विध्रुवक के रूप में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35 देखो, स्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंगे क्या होगी। मान लो स्थिर जल है, स्थिर जल है, एक में पत्थर गिरा दिए यहाँ पर, तो ये देखो ऐसे 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 आगे बढ़ते रहता है, और ये कौन सा होता है, एक अनुप्रस्थ होता है तरंग, और अनुप्रस्थ में भी ये आगे बढ़ते रहता है ऐसे 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 ऐसे, यानी प्रगामी तरंग होता है। सो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग होता है, अगर पत्थर मारोगे पानी में तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, लघु जवार भाटा कब आता है। देखो लघु जवार भाटा आता है जबकि पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा तीनों आपको क्या बन जाते हैं, यहाँ पर मान लो पृथ्वी है तो यहाँ पर सन हो जाएगा, यहाँ पर मून हो जाएगा, ये आपको 90 डिग्री का एक दूसरे से कोण बना लेते हैं सन और मून, तो आपको छोटा जवार भाटा आता है, ठीक ना। और ये कब आता है, तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण के आपको शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन आता है, तो ये भी याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये कब कब आता है, और कब लघु और कब दीर्घ जवार भाटा आता है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको लगा लेना होगा, यानी कि शुक्ल और कृष्ण पक्ष के आप देखोगे, कृष्ण शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में भी सप्तमी अष्टमी के दिन में ये देखने को मिलता है आपको, क्योंकि वो स्थिति हो जाता है। और जब एक सीध में होता है, एक सीध में तीनों हो जाता है आपको, पृथ्वी, चंद्रमा और आपको सूरज, तब आपको दीर्घ आपको देखने को मिलता है, लघु नहीं दीर्घ जवार भाटा, बड़ा जवार भाटा देखने को मिलता है, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 37 देख लीजिए, कार्बोंडम किसकी संरचना कैसी होती है, कार्बोंडम की संरचना कैसी होती है आपको बताना है। तो कार्बोंडम की संरचना कैसी होती है और कार्बोंडम को कहा क्या जाता है, क्वेश्चन ये भी आपसे पूछता है। तो आपको कार्बोंडम की संरचना कैसी होती है, और ये आपको इसकी संरचना क्रिस्टलीय होगी पहले नंबर,
और ये इसको कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कार्बोंडम को सिलिकॉन कार्बाइड भी कहा जाता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, सिलिकॉन कार्बाइड बोला जाता है इसका। और इसकी संरचना कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। देखो चंद्रयान पहला तो 2008 में छोड़ा गया, चंद्रयान दूसरा 2019 में छोड़ा गया, और चंद्रयान तीसरा जो कि सफल हो गया 2023 में छोड़ा गया, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर भारत सबसे पहला बन गया। देखोगे तो जुलाई 14 को 2023 में जो छोड़ा गया था, तो भारत पहला इसे आपको बन गया था, देश को दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान भेजा था। सो चंद्रयान आपको देखोगे 2 द्वारा जो फोटो खींचा गया था इसका 2019 वाला के समय में, ये देखोगे इनका नाम रखा गया है डॉक्टर विक्रम साराभाई रखा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऐसे ऐसे करंट से संबंधित भी साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, और ये 2020 का पेपर में क्वेश्चन पूछा था। 29 देखो, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बताना है। चलिए बताइए, प्रतिरोध और ताप में अंतर है ना, प्रतिरोध और ताप में संबंध है ना, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 लगाइए। तो क्या हो जाता है? किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पर चालक का ताप भी क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वैसे भी ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा, ये बताइए। आदर्श गैस की स्थिति है और उसमें पूछ रहा है कि समतापीय, तापमान समान है, तो आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होगी? ठीक, लगाइए क्वेश्चन नंबर 40। तो आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था? प्रथम भारतीय संचार, देखो प्रथम भारतीय अगर उपग्रह पूछे तो तुम लोग क्या लगा लेते? तुम लोग लगा लेते आर्यभट्ट। 1975 में, अप्रैल 19 को 1975 में छोड़ा गया था। बट आपको एप्पल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एप्पल क्या होगा? भारत का पहला आपको भारतीय संचार उपग्रह है जिसका नाम है एप्पल। तो भारत का पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या होता है? डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या होता है आपको बताना है। बताइए डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या होगा? मैं हट जाता हूं। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या होता है? लगाइए क्वेश्चन। सो डीएनए का क्रियात्मक इकाई जो होता है, यह होता है तुम्हारा जीन, और अलग अलग जीन ही मिलकर तुम्हारा डीएनए का निर्माण करते हैं। ये बात ध्यान में रखना, आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये आराम से आंसर लगा लेना होगा, ठीक ना। आप लोग कहोगे सर जी एक सिस्ट्रोन का नाम सुने हम लोग, सिस्ट्रोन क्या होता है? तो वो डीएनए की इकाई होता है, जैसे किडनी की इकाई होता है नेफ्रॉन, एक न्यूरॉन होता है तुम्हारा ये तंत्रिका तंत्र वाला, वैसे ही आपको सिस्ट्रोन जो होता है आपको डीएनए का बोल सकता है या आपको जीन का भी बोल सकता है, छोटा इकाई होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, जीसेट 30 उपग्रह का संबंध किससे है? जीसेट जो 30 उपग्रह छोड़ा गया था, ये किसके लिए छोड़ा गया था? तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए, यानी कम्युनिकेशन के रूप में ये आपको छोड़ा गया था, कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? जो कि आपको खराब पानी पीते हो तो ये बीमारी हो जाता है, और उसी के परीक्षण जब कराने जाते हो तो खून चेक किया जाता है, तो उसमें विडाल टेस्ट किया जाता है, और इसका क्या नाम है? टाइफाइड। जीवाणु जनित बीमारी है टाइफाइड, और इसके टेस्ट के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? विडाल टेस्ट कराना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्वेश्चन नंबर 45 देख लो, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? अमीबा जो होता है ये भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, ये आपको बताना है। सो अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? परिवहन द्वारा, भोजन रसदानी द्वारा, केंद्रक द्वारा? जी नहीं, कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा करता है? कुटपाद द्वारा करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। आज थोड़ा लेट हो चुके हैं तो थोड़ा जल्दी तो चलना बनता है, तो जल्दी जल्दी तुम लोग भी चलो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, प्रोटीन किससे बना होता है? जो प्रोटीन बना होता है ये बताना है किससे बना होता है। प्रोटीन तुम्हारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रोटीन तुम्हारे शरीर का ढांचागत विकास करता है। प्रोटीन की कमी से बहुत से रोग आपके हो सकते हैं, ठीक। क्वासिकोर, मरासमस, ऐसे जो रोग होते हैं ये प्रोटीन की कमी से ही होते हैं, जो शरीर का आपको संतुलित विकास नहीं हो पाता है। तो ये प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। 20 अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, कपास किस कुल से संबंधित है? सो कपास जो अलग अलग कुल के संबंधित है, ये आपको किस कुल से संबंधित है? कपास। कपास काली मिट्टी में सबसे अधिक होता है। कपास है मालवेसी कुल से संबंधित। कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी कुल से संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। हाँ चलो,
यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। H2SO4 की परमाणुकता कितनी है? ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। चलो निकालो, कुछ समय तुम लोग को देता हूं। याद करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, आपको बनाने वाला क्वेश्चन है। चलो निकालो। याद करने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसे बनाने वाला क्वेश्चन है। चलो बताओ। 43 नहीं 48 भाई। 48 का बी लगा रहे हैं, बेरोजगार भी जो। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो ठीक है, जो लोग भी जानते हैं लगा दिए सभी आंसर। कुछ नहीं करना है, बस गिन लेना है इसमें कितना आपको परमाणु है। ये परमाणुकता निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन के 2 है, सल्फर के 1 है, प्लस ऑक्सीजन के 4 है। तो आपको क्या हो जाएगा? 3 4 7 हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा। बस इसको गिन लेना है कि हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है। बस गिन लो, 7 हो जाएगा। एटमोसिटी का आता है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लो। ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? ओजोन परत को प्रभावित करता है, ओजोन परत को अवक्षय करता है, इस आपको बताना है। तो इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम है। फ्रियोन से निकलता है ये, फ्रियोन जिसे कहा जाता है। और ये आपको देखोगे कि समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है, O3 लेयर है, इसको नुकसान पहुंचाता है। इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। 16 सितंबर को 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लो। तापमान की इकाई निम्न में से कौन है? यहां पर ध्यान लो, सुधार करना होगा। इसमें पूछ रहा है कि तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? नहीं है। अब लगाइए, तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? अब लगाना है आप लोगों को। तो बताइए। या अगर यहां एक क्वेश्चन अगर ऐसे भी घुमा सकता है कि तापमान की एसआई इकाई कौन सी है, एसआई यूनिट कौन से? दोनों में आपको देखो, ये क्वेश्चन जो था थोड़ा मिसटाइप हुआ है, ठीक ना? क्योंकि देखो तापमान की इकाई केल्विन भी है, सेल्सियस भी है, फahrenheit भी है, बट कैंडेला नहीं है। कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है। तो इस स्थिति में अगर नहीं है तो कैंडेला आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहो जो बता रहा हूं, ठीक? अगर यही क्वेश्चन पूछे कि जैसे कि दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, तो वो केल्विन होती है। और केल्विन कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन मिसटाइप हो गया है, यहां पर नहीं छूट गया है, यहां पर नहीं है तो हो जाता है कैंडेला। तो नहीं छूट गया है, मिसटाइप हो गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51। मार्स गैस निम्न में से कौन सी है? मार्स गैस कहता है दलदली क्षेत्रों में जो पाए जाने वाला गैस है। प्राकृतिक गैस भी इसे कहा जाता है, मार्स को। हाँ, तो मार्स गैस निम्न में से कौन सा होता है? मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। कोयले के खदानों में पाया जाता है। गाय भैंस पगुराई करती है तो मीथेन गैस निकलता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। CNG में मीथेन गैस मिलता है आपको। CNG जो आपको होता है सिलेंडर ना, उसमें मीथेन होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लो। क्वेश्चन 52 क्या कर रहा है, इसे हम देखते हैं कि सूरज और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज और तारों, जो सूरज है यानी अपना सूरज भी एक आपको तारा है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा पूछे तो सूरज ही होगा। और तारा तुम लोग जानते हो, उसमें जो होता है हीलियम, आपको क्या होता है? हीलियम होता है, हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन के 4 नाभिक, बहुत ताप होता है, बहुत दाब होता है, तो उसमें हीलियम के नाभिक में बदलते हैं जिससे ऊर्जा निकलता है। इसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूरज एक कभी कभी क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ सकता है। देखो आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछ सकता है कि सूरज हम लोगों से कितना मिलियन जो है कितना मिलियन किलोमीटर दूर है? तो 149 मिलियन, 149.7 के करीब आता है आपको। कभी 8 भी दिया रहता है, बट एवरेज में आपको अगर दिया रहेगा, मतलब एवरेज एक अराउंड 149 दिया रहेगा या तो 150 दिया रहेगा। यही इतना मिलियन आपको किलोमीटर जो है सूरज हम लोगों से दूर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53 देख लो। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? कोयला जो है ये किस प्रकार का चट्टान है, आपको बताना है। कोयला किस प्रकार का चट्टान है, लगाइए। तो कोयला जो होता है या जो भी जीवाश्म ईंधन होते हैं वो सभी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। क्योंकि बहुत साल पहले क्या हुए थे कि पृथ्वी पर भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, बहुत पृथ्वी डोला इधर उधर, और पेड़ पौधा जो थे ये क्या हो गए, बहुत अंदर चले गए और दब गए। और उसी में देखोगे पेड़ पौधे जंतु सब दब गए, वही अपना रूप बदल दिया और वो अवसाद के रूप में हो गए इसमें। और वहीं से हम लोग ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि देखोगे कि ये क्या होते हैं, डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में ये सब मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देख लो। पौधे में जाइलम का क्या कार्य? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। पौधे में जो जाइलम का कार्य होता है वो क्या होता है? ये जल का परिवहन होता है। भोजन के परिवहन कौन करते हैं? फ्लोएम करते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट करता है, मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को कि साइंस को आपको लेवल तो बनाना होगा। देखो अब तुम लोग सोचोगे कि एकदम हलवा लेवल क्वेश्चन पूछेगा इतना टफ एग्जाम में, तो नहीं होगा। ना मन बजा, बुधिया कहां चल रही? चलो
जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जियोलाइट जो होता है इसका रासायनिक सूत्र बड़ी लंबा चौड़ा होता है, तो जियोलाइट का रासायनिक सूत्र बताना है इसमें से क्या होता है। 55 लगाइए आप लोग आंसर। जियोलाइट को हम लोग उपयोग करते हैं अगर जल की कठोरता है तो उसको दूर करने के लिए, तो इसका होता है Na2O, Al2O, और आपको यहां पर आपको होता है XSiO2, और यहां पर बदल सकते हैं y की जगह x, x की जगह y लिख सकते हैं H2O। ठीक, H2O मतलब जितना आपको आ जाता है। ये जो होता है जियोलाइट का सूत्र होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच में कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार जो पूछ रहा है, यानी कि पृथ्वी और बुध के बीच में कौन सा है? ये हो गए सूरज मान लो, ये हो गए बुध हो गए, ये हो गए क्या शुक्र हो गए, ये हो गए आपको पृथ्वी, ये हो गए मंगल। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी और बुध के बीच में कौन सा है। तो पृथ्वी और बुध के बीच में शुक्र है, ये बुध हुआ, ये पृथ्वी हुआ, इसके बीच में शुक्र है, शुक्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र ग्रह है। शुक्र को संदर्भ के देवता कहा जाता है, सबसे चमकीला ये ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है कि यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगी? यदि वस्तु का घनत्व जो होगा पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगी? चलो लगाओ, ये सब तो आसान क्वेश्चन है। चलो, तो क्या होगा? एक वस्तु डूब जाएगी। क्या होगी? डूब जाएगी, क्योंकि भाई देखो जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो अपने में डुबा लेता है। पहला नंबर नीचे रहेगा। तो क्या जिसका घनत्व ज्यादा, ये पूछ रहा है कि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो पानी में डूब जाएगा। भाई पानी से कम होगा तब ना आपको पानी पर तैरेगा, अगर पानी से ज्यादा ही घनत्व होगा तो पानी में डूब जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 58 देख लो। NO2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ये भी निकालने वाला चीज है। NO2SO4 में जो होता है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो आपको यहां पर बताना है। सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 2 होता है, तो हम यहां पर प्लस एक याद रखना, सोडियम का 2 नहीं होता है, एक सोडियम का जो होगा, यानी सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या एक अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है तो +1 होगा। ऑक्सीकरण संख्या इसका +1 होगा, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे 281, तो ये एक लास्ट वाला त्याग कर सकता है, अगर 1 2 3 तक रहता है तो त्याग कर सकता है, ये आपको करता है। ये क्या हो गया? त्याग कर दिया, तो प्लस में हो गया। और वहीं आप देखोगे कि सल्फर का निकालना है तो सल्फर को हम x मान लेते हैं, यहां पर मान लो x है, सल्फर का निकालना है। तो ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का क्या होता है? तो ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है वो 8 होता है। तो यहां पर देख लो 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल के लिए, तो माइनस में होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का जो होता है आपको ऑक्सीकरण संख्या माइनस में 2 हो जाता है। तो यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर देख लो, यहां पर हो जाएगा 2 सोडियम है तो 2 × 1 प्लस, सल्फर को x मान लो और प्लस, ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा? 4 है और -2 है और बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा माइनस में, तो 2 माइनस में से -8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा। x के आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर 6 हो जाएगा, यानी सल्फर का क्या हो जाएगा? यहां पर 6। लेकिन 6 क्या में होगा? माइनस में होगा, प्लस में होगा? ये भी ना पूछता है तुम लोगों से, क्या होगा बताओ? 58 का आंसर लगाओ सभी लोग। तो भाई हमने ज्ञात किया था कि x जो सल्फर के माना था, x - 6 बराबर 0 हुआ था, तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो 6 प्लस में हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा, सी। देखो डी कितना लगा रहा है, अलुआ मतलब कुछ भी, इसलिए समय तुम लोग को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो। धुआं कैसे बनता है? धुआं जो बनता है उसमें क्या क्या होता है? जो धुआं तुम लोग देखते हो, तो पहला नंबर की आग जलाते हैं तो धुआं निकलता है, तो एक तो गैस रहेगा ही रहेगा, लेकिन छोटा छोटा कार्बन के पार्टिकल रहते हैं जो जले रहते हैं, और जो अधजले भी रहते हैं वो भी उसमें उड़ जाते हैं। तो ये जो होता है गैस और ठोस के पार्टिकल से मिलकर बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखो। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है ये आपको बताना है। तो समतल दर्पण में तुम ऐसे सीधा खड़ा रहोगे तो तुम्हारा ऐसे ही हीरो जैसा एकदम प्रतिबिंब बनेगा, सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, तो पहला नंबर सीधा बनेगा। और क्या वास्तविक बनेगा? जी नहीं, आभासी बनेगा। तो क्या हो जाता है? ये क्या होता है? सीधा और आभासी बनता है। और पूरा प्रतिबिंब अपना देखने के लिए समतल दर्पण में क्या होता है कि पूरा दर्पण का हाफ चाहिए, हाफ चाहिए। पहले आदमी जाता है बाल उल कटवाने, एकदम बाल बनवाने, तो क्या करता है? पहले नंबर आईना में देखता है,
और देख कर लगता है कि हम बड़ी सुंदर बानी। मतलब ये फीलिंग अंदर से आता है कि नहीं, एकदम आता होगा, कोई भी इंसान को ये आता होगा। अब फिर कहता है कि सर इधर से ऐसे काट दीजिए, इधर से ऐसे काट दीजिए, दाढ़ी थोड़ा लंबा कर दीजिए और थोड़ा कोहलिया नियन दाढ़ी बना दीजिए, विराट कोहली नियन दिखाई देना चाहिए, के राहुल जैसा दिखाई देना चाहिए, थोड़ा अभी जो नया नया फैशन आया है शाहरुख खान का वैसा एकदम दिखाई देना चाहिए। अच्छा तुम लोग को याद पड़ रहा है एगो फैशन आया था बीच से बबरी फाड़ के ऐसे झाड़े वाला, ऐसे बीच से बबरी ऐसे करके ऐसे आदमी, हम भी उस समय हम कितने में थे, 5 या 6 में थे, तो हम भी ऐसे एकदम बबली, एक तो बाल था नहीं, एक दो बाद एकदम वैसे कांटा नहीं उठल रहता था, पता ना चलता था कि बाल है कि क्या है, ये बाल की खाल है, तो ये ऐसे करके आपको झाड़ के एकदम जाते थे स्कूल में। हम भी, हमको याद आ रहा है एकदम उसमें खतरनाक चला था एकदम सीजन, बड़े बड़े बाल। एक दिन क्या हुआ कि बाबूजी आए, बाहर रहते थे पहले बाबूजी, मतलब उस समय मम्मी के साथ ही हम लोग रहते थे, तो मम्मी को फुसला देते थे, अरे इधर नया नया फैशन बा, एकदम एकदम सब लोग स्कूल में आवता पहन, तो वही करके एक दिन बाबूजी आए एकदम झोटा धर के एकदम, अब पेरे पहले अब मारे 4 घुसा, अब फिर ले गए बाल को एकदम जाकर मुंडने करवा दिए। ठीक, चलो यहाँ पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये आपको सीधा बनता है और क्या बनता है, आपको आभासी बनता है। ठीक ना, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 लगाइए क्वेश्चन। फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फर्मेनेट बताता है। ठीक, पोटेशियम फर्मेट बनाती है, इस अभिक्रिया को कहते क्या है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, कैनिजारो अभिक्रिया। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा 61 का। क्वेश्चन नंबर 62, भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। तो भूपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व में अगर पूछे तो तुम लोग लगा देते हो ऑक्सीजन, और बाद सिलिकॉन, और आपको धातु में पूछे तो एल्युमिनियम, और बाद आयरन। लेकिन क्या एल्युमिनियम किस में पाया जाएगा, आपको अगर इसे ऑप्शन को देखा जाए तो फेल्ड्स्पार में आपको पाया जाता है, फेल्ड्स्पार में जो पाया जाता है एल्युमिनियम भी पाया जाता है, और ये आपको सबसे पाए जाने वाला आपको खनिज है। खनिज मतलब वहां से आपको कोई भी चीज निकाला जाता है, जैसे धातु तो वहीं से निकाला जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लो, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जंग मतलब लोहा में जो जंग लगता है, लड़ाई वाला जंग नहीं है। ठीक है, तो जंग जो होता है इसका रासायनिक सूत्र बताना है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जंग का होता है तुम्हारा, यही देखो ये दरोगा का क्वेश्चन है ना, अब बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, बीपीएससी का क्वेश्चन दरोगा में पूछता है, ऐसा आपको याद रखिएगा। तो आपको क्या होता है, जल योजित फेरिक ऑक्साइड होता है। जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, और जितना तुम्हारे वायुमंडल में आपको जलवाष्प है यानी कि इनटू X2O, यही तो तुम्हारा जंग का फॉर्मूला होता है। तो मान लो यहाँ पर हाफ है जलवाष्प, 1 जलवाष्प है, ये तुम्हारे लगाने के ऊपर है कि तुम यहाँ पर बताओगे कि कितना जलवाष्प है, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग जो आपको आर्द्रता होती है। क्वेश्चन 64 देख लो, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है। ऑटोमोबाइल माने कि ऑटो हो गया, तुम्हारा गाड़ी हो गया, तो यहां से आप देखोगे कि जो अधजला होता है एक तरफ से बोलोगे तो वहीं से आपको ये निकलता है, और इसका क्या नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड अधजला जब जीवाश्म ईंधन होता है तो वहां से निकलता है, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, ये चुपके से सुता देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करता है कि जो खून है, खून के हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी से आपको बंधन बनाता है, और ऑक्सीजन करने के जो ऑक्सीजन वहन करता है आपको जो हीमोग्लोबिन, उसको खत्म कर देता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में। आरबीसी में किस काम क्या होता है, ऑक्सीजन का वहन। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन से गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है। चलो अब देखते हैं ये क्या हो, ये देखो कुछ किया नहीं है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब तुम लोग देखते हैं कि कितने लोग घूम जाते हो, चलो बताओ इसमें से कितने लोग घूमते हैं, चलो लगाओ इसका आंसर। 65 का लगा रहे हैं मिस्टर शुभम, सौर ऊर्जा। अच्छे, हाँ बिहार पुलिस में भी आपको होता है, मतलब कि होगा, प्रीवियस तो सारा बिहार पुलिस के करा ही दिए हैं। क्या हो गया इसमें, सौर ऊर्जा। देखो देखो देखो, बेरोजगार भी सिर्फ बी लगा रहा है, बाकी लोग सौर ऊर्जा की तरफ मूव कर गए। ठीक, अब यहां पर देखो क्या दे रहा है, ये देखो ये पूछ रहा है कि देखो अब इसमें से तुम लोग देख लो, सब लोग समान लगाते हो क्यूज ना, लेकिन मैंने बोला ध्यान से देखो, लेकिन फिर भी तुम लोग ध्यान नहीं दे। जब मैंने बोला ध्यान से देखो, फिर भी तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एग्जाम हॉल में तुमको कोई नहीं बैठल रहेगा ध्यान से देखने के लिए, सब समझो कि एग्जाम हॉल में कैसे तुमसे 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी देखा करो, और पहले समझो क्या क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है, यानी कि एक तो गैर नवीकरणीय है। मुझे एक बात बताओ, सौर ऊर्जा कब से गैर नवीकरणीय हो गया, गैर नवीकरणीय सौर ऊर्जा कब से हो गया बुर्बक, नवीकरणीय ऊर्जा ना है, तो वो कैसे हो गया, तो पहले ही खत्म हो गया। तो पहले ही तुम्हारा दिमाग चौपट है कि जो भी आए एकदम जो डिफरेंट दिखाई देता है, पेट्रोलियम, लोहा, जंगल, और एकरा में सौर ऊर्जा डिफरेंट है, मार दो। अरे पहले देख ले बुड़बुक,
है? गैर नवीकरणीय कहा जाता है जिसको फिर से आपको क्या हो जाता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहला नंबर गैर नवीकरणीय दे रहा है, अब फिर बोल रहा है पुनः चक्रण। तो लोहा ऐसा है जिसका गैर नवीकरणीय है लेकिन पुनः चक्रण हो सकता है। मान लो लोहा का अभी तुम लोगों ने ठेला बनाया, ठेला को तोड़कर रिक्शा बनाया, रिक्शा को तोड़कर कुछ बनाया, तो उसका पुनः चक्रण पर कर रहे हो ना, उसका गलाकर फिर से उपयोग कर रहे हो, तो इसका हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब तुम लोग को इतना बोलने के बावजूद भी देखो ये चीज, तो वही बोलते हैं कि तुम लोग के सामने बोल रहे हैं फिर भी तुमको ना लगेगा, तुमको लगेगा बहुत हलवा क्वेश्चन है, लेकिन हलवा क्वेश्चन ही तुमको निपटा देगा अच्छा खासा। चलो, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा को कहा जाता है खाने वाला सोडा। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? एक होता है धोने वाला सोडा, एक होता है खाने वाला। धोने वाला सोडा मतलब कि कपड़ा धोने वाला सोडा, बुड़बक ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, ठीक। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaCO3 होता है, जो कि तुम गोलगप्पा में जो लिट्टी में फुलाने के लिए मिलाते हो उसका ये सूत्र होता है, ठीक ना। और होता है Na2CO3 × 10H2O जो होता है, ये धोवन सोडा का सूत्र होता है, धोने वाला सोडा का सूत्र होता है, ठीक। तो इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा किस में होता है? जो ईस्ट होता है ईस्ट का, तो ईस्ट लोग क्या करते हैं? अच्छे तुम लोग देखते हो जब लोग, मतलब हम तो देखे हैं, मतलब देखे हैं जो पहले दारू चलता था तो क्या करते थे, रिक्शवान भी अगर दारू पीना होता है या कोई भी, तो पहले इसे एक गिलास दारू ऐसे लाता है और उसमें से एक दो ठोप निकाल कर ऐसे ऐसे करता है, मतलब जो भी कर देता है, हमको ना समझ में आता है उसका मतलब क्या होता है। ऐसे ऐसे दारू कर कर अब फिर मार कर अब मुंह चिपका देता है, एकदम बिचका देता है, हमको ना समझ में आता है वो काहे निकाल कर ऐसे ऐसे करता है 3-4 ठोप। हमको लगता है अगल बगल ये क्या करता है ना कि अपने इष्ट दो को मनाता है। तो यही इष्ट जो होता है ये किस में उपयोग किया जाता है? इथाइल अल्कोहल में। इष्ट का प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइल अल्कोहल में आपको किया जाता है, इथाइल अल्कोहल में। इसे आपको इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? जठर रस जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। अगर तुम्हारे पेट से जठर रस निकाल कर तुम्हारे मुंह पर इसे मार दिया जाए तो तुमको समझो तुम्हारा मुंह खदर जाएगा, यानी कि एक जस्ट लाइक तेजाब की तरह यह काम करेगा। अगर तुम्हारे पेट से अमाशय से जठर रस निकाला जाए खींचकर और किसी के चेहरे पर या किसी के शरीर पर या किसी को भी ऐसे छिड़क दिया जाए तो इतना खतरनाक होता है ना अम्ल। तुम लोग अम्ल समझते हो कि खाली खाटा खाने में लगना चाहिए, वो ना। एकर क्या होता है, एकर 1.5 से लेके 3.5, 4, 5 तक आपको इसका वैल्यू हो सकता है। तो सामान्यतः माना जाता है कि 2 इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो, सफेद फास्फोरस का आकार क्या होता है? सफेद फास्फोरस को क्या कहते हैं? P4। इसका आकार कैसा होगा? P4 यानी कि आपको चतुष्फलकीय हो जाएगा। P4 मतलब चतुष्फलकीय होगा। और इसको किसमें रखा जाता है? आपको पानी में डुबो कर रखा जाता है फास्फोरस को, श्वेत फास्फोरस को, नहीं तो ऑक्सीजन के साथ आकर अब क्रिया कर लेता है, जलने लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देख लो, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? एंटीबायोटिक मतलब दावा पूछ रहा है, यह ध्यान रखना, यह दावा पूछ रहा है। यानी कि सबसे पहला एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसका किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपको किया था। और पेनिसिलिन की खोज किया था। बट दवा के तौर पर एंटीबायोटिक सल्फा ड्रग्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है और ये इसका आंसर हो जाएगा पहला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सल्फा ड्रग्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देख लो, निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक प्रत्यस्थ या लचीला है? प्रत्यस्थ मतलब कि एक बार मुड़ा है फिर वो अपने स्थान पर आ जाएगा। आपको प्रत्यस्थ कड़ा होता है। और ये देखते हैं स्टील, स्टील का प्रत्यस्थता इलेक्ट्रिसिटी जो होता है सबसे अधिक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्टील हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देख लो, निम्नलिखित में से किसकी तरंगधर सबसे कम होती है? यह बताना है निम्नलिखित में से तरंगधर सबसे कम किसकी होती है। चलो लगाओ, मैं देखता हूं आप लोगों का आंसर देखता हूं। चलो ये लगाओ, आंसर देखता हूं आप लोगों का। अब कितना बचा है? 15 दिन बचा है। एडमिट कार्ड सब लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, होम सेंटर दिया हुआ है। 17 तारीख को बिहार दरोगा के एग्जाम है, 15 तारीख तक सब लोग को पढ़ाकर खत्म कर दिया जाएगा। और फिर 16 तारीख तुम अपना दिमाग बैलेंस कर जो चीज ये रिवीजन करना है दोपहर या शाम तक कर सकते हो। 17 तारीख को तो कुछ पढ़ना नहीं है, दिमाग में डाउट करना तो नहीं है, पढ़ सकते हो, जो चीज पढ़ा हुआ है वो पढ़ सकते हो, लेकिन नया चीज नहीं पढ़ना है। तो तुम्हारे पास गिने चुने 15 दिन है। इस 15 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करो, रिविजन करो, मोर रिविजन, नो कंफ्यूजन, और कोई भी चीज नया इंट्रोड्यूस मत करो, ठीक। गुरुजी आज एड्स दिवस है, इसके बारे में कुछ ज्ञान दीजिए। ओके ओके ओके, देखो पहला नंबर की एड्स ये संचारित होने वाली बीमारी है। और ज्यादातर जो एड्स होता है ये फैशन के चक्कर में ज्यादा हो जाता है। जैसे कि जो आदमी हाथ पर टैटू बनवाते हैं वो भी कारण होता है एड्स का। जो सुई दिलवाते समय देखोगे डॉक्टर एक दूसरे में दिया उसका निकाल कर तुम में दे दिया। दाढ़ी बनाते समय ब्लेड का इस्तेमाल जो होता है वो भी देखोगे चेंज कराया जाता है, नहीं तो वो आपको किसी के खून आपके खून में लगेगा तो काम खत्म हो जाएगा, डेड्स हो जाएगा। 72 देखो, निम्नलिखित में से किसकी तरंगधर सबसे कम होती है? एक्स किरण की, पराबैंगनी किरण की, औरक्त किरण की, दृश्य किरण की। सो इसमें जो दिया हुआ है ये हो जाएगा एक्स किरण की। क्या हो जाएगा? एक्स किरण की। और इससे भी एक्स किरण से भी किसका कम होता है आपको पूछ सकता है ना।
एक्स किरण से भी सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो गामा का होता है। किसका? गामा का। गामा का होता है, ये याद रखिएगा। और गामा से भी पूछे तो किसका होता है? आपसे पूछ सकता है ना कि गामा से भी किसका कम होता है। तो चलो ये उतना नहीं तुमसे पूछेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्स किरण हो जाएगा। और सबसे अधिक पूछे तो रेडियो का, रेडियो का सबसे अधिक होता है तरंग दैर्घ्य। ठीक हो जाएगा ना आंसर। चलो आगे चलते हैं। 73 देख लो। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच के अंतर निम्नलिखित में से किससे होता है? प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के। करंट अफेयर करा दीजिए गुरुजी, एकदम करंट अफेयर में लगे हुए हैं, जल्दी से आ जाएगा आपको। सर जी बीएसएफ का स्थापना दिवस भी है सर 1 दिसंबर 1965। ठीक है, बहुत अच्छा। एक खाली 8 से दिवस याद रहेगा। करंट अफेयर, हाँ संटू मैं कोशिश कर रहा हूं करंट अफेयर कराने की, कंपाइल कर कुछ मैं कुछ हेल्प कर सकूं आप लोगों का। प्रकाश तरंग और ध्वनि, देखो प्रकाश तरंग में क्या होता है? आपको पोलराइजेशन होता है, बट ध्वनि तरंग में पोलराइजेशन नहीं होता है, यानी ध्रुवीकरण, आपको ध्रुवीकरण नहीं होता है। यानी कि इसमें दोनों में अंतर जो कर देता है वो ध्रुवीकरण करता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लो क्या कर रहा है। चलती कार, अरे भैया देख लो, चलती कार अचानक रुकता है ना, या बस रुकता है, या ट्रेन चलते हुए एकदम रुकेगा, यानी चल रहा है, यानी गति में है और रुक रहा है, तो क्या कर रहा है? गति का विरोध कर रहा है। और कोई चीज का विरोध यानी जड़त्व हो गया, और न्यूटन का फर्स्ट नियम ये कहता है, तो ये गति जड़त्व कहा जाता है। यही ना होता है, कोई भी जो आपको वस्तु है अपनी मूल अवस्था में रहने की कोशिश करती है, जब तक बाहरी बल ना लगाया जाए, इसे गति जड़त्व कहा जाता है। और कोई भी चीज रुकेगी, ध्यान में रखना, अगर गाड़ी चल रहा है और रुकेगी तो तुम आगे की तरफ फेंकाओगे, काहे कि वो पीछे की तरफ खींच रही है। रुक रही है यानी कि अपना गति आगे की तरफ उसका है, लेकिन ब्रेक मार रही है यानी कि वो पीछे जाना चाहती है, तो तुम कहां जाओगे? आगे की तरफ। और वैसी गाड़ी क्या होता है? चलेगा, चलेगा मतलब कि आगे की तरफ वो गति करना चाह रहे हैं, अचानक चलेगा तो तुम कहां जाओगे? पीछे की तरफ। उसे क्या कहा जाता है? जब चलेगा तो उसे कहा जाता है विरामा जड़त्व, जब आपको विराम से चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, हो गया सर। क्वेश्चन 75 देखते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आपको बताना है, लगाइए। तो ये होता है तुम्हारा क्या? दृष्टिपटल या रेटिना। रेटिना या दृष्टिपटल पर तुम्हारा भाग बनता है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। और वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। क्वेश्चन नंबर 76 देख लो। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, ये लगाओ क्वेश्चन में, देखता हूं। प्याज होता है अपने भोजन को कहां संग्रहित करता है? लगाइए। एड्स दिवस के लिए आप लोगों के लिए मुख्य सूचना यही है कि संबंधों से दूर रहिए, अवैध संबंधों से, और थोड़ा अपना ख्याल रखिए, वरना एक बार अगर ये फैल जाता है तो पूरी जिंदगी के लिए अभिशाप साबित होता है। तो सुरक्षा रखिए, सुरक्षित रहिए, और सबको भी ये मैसेज फैला दीजिए। चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पत्तियों में। देख लो कितना गलती लगा रहा है, सब गलती लगा रहा है। एकरा में कौन लगा रहा है सही? एकरा में कौन सही ना लगा रहा है? एक है लेटर करके कोई नाम कहाँ चला, इंदौरी, नहीं ये नहीं, एक हाँ सेल्फ मोटिवेशन, अच्छा ये कुछ ही लोग अच्छा लगा रहे हैं, मतलब कि पत्तियों में न होती है जी। प्याज अपने भोजन को संग्रहण कहां करता है? ये पत्ती में करता है, भूमिगत तने में नहीं करता है, इस बात को ध्यान में रखना। पत्ती में करता है, पत्ती इसका गुदगुदार होता है, उसी में ये आपको ना खाना संग्रहित करता है। क्वेश्चन 77 देखो। प्रोटीन पाचन कहां से शुरू होता है? सो प्रोटीन का पाचन देखोगे तो आपको अमाशय से ही होने शुरू हो जाता है, और उससे पेप्सिन निकलता है ना आपको, और वही क्या करता है कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अमाशय से ही आपको शुरुआत हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। लेकिन सबसे अधिक जो आपको पाचन होता है प्रोटीन का, वो कहां होता है? छोटी आंत में होता है। लेकिन शुरुआत पूछ रहा था तो अमाशय यानी पेट से। क्वेश्चन नंबर 78 लगा लेना है यहाँ पर। कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? कैंसर कोशिका परीक्षण को क्या कहा जाता है? कैंसर जैसे होता है, ट्यूमर हो जाता है, उसको क्या किया जाता है? तो कैंसर के जो परीक्षण किया जाता है, उससे पहले तुम्हारा जो आपको ट्यूमर जहां पर है, तुम्हारा मान लो गांठ बन गया है, कैंसर तो वही होता है ना, तो गांठ को उसको पहले निकाला जाएगा, थोड़ा काट कर निकालेगा, और काट कर निकालेगा, सूक्ष्मदर्शी से देखेगा कि तुम्हारा इलाज हो सकेगा नहीं होगा, क्या इसका आपको कितने लेवल तक बढ़ गया है, इसे बायोप्सी कहा जाता है। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? कोशिका को परीक्षण किया जाएगा, जो तुम्हारा गांठ से कोशिका निकालकर देखा जाएगा सूक्ष्मदर्शी में कि आखिर वो कैसा है, कौन सा कैंसर हुआ है, किस लेवल तक चला गया है, तो इसे कहा जाता है बायोप्सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखो। विषम ज्ञात करना है, यहाँ पर विषम ज्ञात कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपको ज्ञात करना है। विषम ज्ञात करना है तो वोल्ट मीटर दिया है, अमीटर दिया है, गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, अल्टीमीटर दिया है। तो वोल्ट मीटर हुआ या अमीटर हुआ या गैल्वेनोमीटर हुआ, ये सभी विद्युत से संबंधित है, लेकिन अल्टीमीटर आपको ऊंचाई मापने वाला है। बाकी सभी विद्युत से संबंधित है, लेकिन अल्टीमीटर क्या करता है? ऊंचाई मापता है। तो तीनों में डिफरेंस आपको देखो कि चारों में ये हो जाएगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर के काम ही होता है ऊंचाई मापने का, तो ये आपको डिफरेंस हो जाएगा। ठीक,
यानी आपको विषम ज्ञात कर लिया आप। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए, किरचॉफ के धारा नियम। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि एक वोल्टेज वाला होता है, एक धारा वाला होता है, मतलब धारा वाला जो देता है वो आवेश के बारे में, यानी कि किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो ये जो धारा वाला नियम है कि आपको इनकमिंग धारा और आउटगोइंग धारा दोनों का आपको जोड़ होता है, आपको किसी परिपथ में देखोगे वो हो जाता है जीरो, तो उसे हम किरचॉफ के धारा नियम कहते हैं। और ये धारा नियम में क्या होता है, आवेश जो होता है यही आपको निकल कर आता है, यानी कि किरचॉफ के धारा नियम में किसका संरक्षण होता है, आवेश का निकल आपको संरक्षित होता है। और वहीं जबकि किरचॉफ के वोल्टेज नियम में क्या होता है, इनकमिंग वोल्टेज आउटगोइंग वोल्टेज ये जो होता है ये किसका होता है, तो ये आपको जीरो हो जाता है, यानी ये हो जाता है ऊर्जा का, यानी कि आवेश और ऊर्जा का हो जाएगा। दूसरा आपको ऊर्जा का होता है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा का होता है, पहला आवेश का होता है। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लो, सोनार संक्षिप्तीकरण है। सोनार का उपयोग हम लोग करते हैं, सोनार का उपयोग करते हैं अगर समुद्र में कोई पानी डूबी हुई है तो उसके लिए, तो सोनार का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग होता है, ये याद रखिएगा, इसका सोनार का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए, निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग हो सकता है। मैंने अभी कराया इसका क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। सो मिनीमाता जो रोग होता है ये क्या हो जाता है आपका, पारा के कारण होता है, पारा के कारण। इटाई रोग जो होता है पानी में कैडमियम मिलने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, प्रदीप्त नालिका और नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। प्रदीप्त नालिका हो गया या आपको नियोन वाला बल्ब हो गया, ये जो चीज होता है इसमें जो अवस्था में उपस्थित होता है उसे प्लाज्मा अवस्था में होता है। क्या होता है, प्रदीप्त नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है, आपको प्लाज्मा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी, चिपचिपा अवस्था में होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, दूध में उपस्थित शर्करा है। दूध में उपस्थित शर्करा क्या है, आपको बताना है। दूध में उपस्थित शर्करा इसमें क्या है, तो दूध में जो उपस्थित शर्करा है ये होता है आपको लैक्टोज। और केसिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, और उसी के कारण दूध उजला दिखाई देता है। और आपको कैरोटीन के कारण आपके पूछता है कि पीला दिखाई देता है। तो 84 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 85, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो ओडोमीटर द्वारा दूरी का मापन किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन 86 देख लो, ऐसे समष्टि प्रास्पिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न ही हानि होता है। मतलब एक जाति को तो लाभ होगा, जैसे कि भैंस पर बैठल बगुला, भैंस पर देखोगे कि कभी कभी बगुला बैठकर उसमें से चूंगता है, या भैंस गाय पर देखोगे कोनो कोनो क्या होता है कि उसका ढील मतलब खाने के लिए, जैसे कि बंदर तुम्हारा ढील हिलकर खा रहा है तो तुम दोनों का लाभ हो रहा है। कोई बंदरा को क्या होगा, ढील खाने से लाभ होगा थोड़े ना, उसको तो मनोरंजन के तौर पर ढील खाता है ना, लाभ थोड़े ना होता है कि वो तड़ी ठीक हो जाएगा पतड़ी ठीक हो जाएगा। तो एक तरफ से यही चीज हो गया कि कभी कभी देखोगे कि बगुला उगला गाय भैंस पर बैठ जाता है तो उसमें से छोटा छोटा जो आपको जीवाणु या जो छोटा छोटा जो आपको कीट होता है उसको तो खाता ही है। कितना क्वेश्चन पर गया है बताओ, कितने क्वेश्चन पर गया है, कितने नंबर क्वेश्चन पर गया है, यही क्वेश्चन था, यही। पचासी पर गया है, 86 85 सब बुड़बकवा इधर से उधर पड़काता है हमको भी। चलो क्वेश्चन नंबर 85 देखो, ये क्या दे रहा है,
हाँ, ये दे रहा है ओडोमीटर, तो ओडोमीटर किसका मापन करता है? ओडोमीटर जो मापन करता है दूरी का मापन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, ऐसे समष्टि प्राथमिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना हानि होता है। जैसे आपको देखोगे भैंस पर गाय पर बैठल बगुला, ठीक सेम होता है, भैंस को थोड़े लाभ होता है, ये होता है सहभोजिता। सहभोजिता कहा जाता है एक आदमी को तो लाभ होगा जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो ये हो जाता है सहभोजिता कहा जाता है इसे, ठीक। एक होता है आपको देखो कि लाइकेन बनता है। लाइकेन जो बनता है वो किससे बनता है? सहजीविता से बनता है। सहजीविता मतलब कि एक दूसरे का साथ देते हैं। कौन कौन? शैवाल देते हैं साथ और आपको फंगस, दोनों मिलकर आपको साथ देते हैं, ठीक ना, तब जाकर आपको लाइकेन बनता है। उसमें क्या हो जाता है? सहजीविता होता है। लेकिन इसको क्या कहा जाता है? एक को तो लाभ होता है लेकिन एक को कुछ ना होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोलर सेल में देखोगे सिलिकॉन अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग कर सौर सेल का निर्माण किया जाता है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा आपको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं 88 देखो, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सबसे हिमीकरण विधि, हिमीकरण मतलब कि हिम की तरह जमा देना, यानी सबसे ठंडा करने की विधि किसे कहा जाता है? ये बताना है। ये पूछ रहा है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है? लगाइए क्वेश्चन। डी कहा जाता है स्प्रे फ्रीजिंग विधि। स्प्रे फ्रीजिंग विधि को ही क्या कहा जाता है आपको? इसको एकदम सबसे कम ताप पर देखोगे क्रायोजेनिक विधि भी कहा जाता है इसे। सबसे कम ताप पर देखोगे ईंधन के तौर पर भी इसे इकट्ठा किया जाता है। कहने का मतलब कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है स्प्रे फ्रीजिंग विधि कहलाता है, ठीक ना, या क्रायोजेनिक विधि भी कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देख लो, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या में किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित, देखो अब यहाँ पर ध्यान में देखना है। अगर आपका खाद्य श्रृंखला दिया हुआ है और इसी में आपको ऑप्शन अपघटक भी दिया है तो आराम से मार दो अपघटक, क्योंकि अपघटक में जीवाणु आते हैं, फफूंदी आते हैं जो कि मरे हुए जीव को अपघटित कर देते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा जीवाणु से किसका ज्यादा संख्या है भाई? छोटी छोटी होता है, फफूंदी से सबसे ज्यादा किसका संख्या है? वो नहीं। अगर ये नहीं ऑप्शन में देता तो तुम लोग उत्पादक मारते, लेकिन ये दिया हुआ है तो आप लोग क्या लगा दोगे? अपघटक लगाओगे, ठीक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, इनमें से कौन से एक आवश्यक एमिनो एसिड है? एक अमीनो एसिड जो बताना है इसमें से कौन अमीनो एसिड है ये आपको बताना है। अमीनो एसिड का जो प्रकार है लुशीन है। लुशीन क्या हो जाता है? एक अमीनो एसिड का प्रकार होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 91 देखो, छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए देश में स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है। मतलब कि उस समय का ये क्वेश्चन है, आप देखोगे करंट, तो ये तमिलनाडु में तुतुकुरिन में विकसित किया जा रहा था। तमिलनाडु के तुतुकुरिन है वहां पर आपको जो कि स्पेस पोर्ट आपको विकसित किया जा रहा है छोटे जो उपग्रह है उसका प्रक्षेपण करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है। आपको पूछ रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में आपको क्या नियंत्रित करता है? मतलब नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है। नियंत्रित कौन करता है? तो आपको नियंत्रक क्षण करता है। कैडमियम के नियंत्रक क्षण करता है इसको नियंत्रित। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। नियंत्रण क्षण लगाया जाता है आपको न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करने के लिए। 93 देखो, कूटी जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? मतलब कि कटे होने चाहिए, कटी जली आपको जो होता है इस पर आपको कौन से सूक्ष्म आपको जन्मते हैं? तो अस्टेफाइलोकोकाई जमते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये जन्मने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, यहां से जब आयोडीन घोल के कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंद जो होती हैं उसे चावल के घोल में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो चावल के पानी में क्या शामिल होता है? स्टार्च। ये इंगित करता है कि चावल के पानी में स्टार्च या मंड शामिल है। इसलिए जब आयोडीन के घोल कुछ बूंद आपको चावल के पानी में मिलाया जाता है तो यह घोल नीला हो जाता है। तो आराम से लगा लेना। चलो बताओ, हो गया? चलो आगे चलते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन के लिए समय दे देता हूं, पढ़ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 95 देख लो, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देते हैं। तेल मानो पानी पर तेल गिर गया, ऊपर से एकदम लेयर चढ़ गया तेल का, तो वो पतली एक परत चढ़ जाता है और उससे जो आपको रंगीन दिखाई देने लगता है उसे ही व्यतिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यतिकरण कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देख लो, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। ऑन्कोलॉजी में हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 97, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न में से किस जगहों पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है?
तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसकी हालिया जो प्रकाशन हुआ है उसमें पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बताई गई है। ये कहां पर भैया? तो सुंदरवन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। उस समय का करंट था ये क्वेश्चन नंबर 98। देखो, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? यदि किसी स्प्रिंग से तुम धारा प्रवाहित करोगे, यानी कि विद्युत धारा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हो, तो वो संकुचित होती है। स्प्रिंग क्या होने लगती है? संकुचित होने लगती है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि, यहां पर देखो, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये क्या है? ये कीटाणुनाशक है जो कि आपको उपकरण के आपको साफ करने के लिए लाया जाता है। तो प्रभावी कीटाणुनाशक जो खत्म कर दे कीटाणु को, उपकरण के साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोडियम मेटासिलिकेट। सोडियम मेटासिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट का क्वेश्चन है। अंत भला तो सब भला। लगाओ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? रक्त को थक्का जमाने के लिए कौन सी इसमें से धातु उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होती है? कैल्शियम होती है। कैल्शियम जो होता है ये रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। तुम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है? थ्रोम्बिन से मिलकर आपको, हाँ हाँ, थ्रोम्बिन से मिलता है। क्या लगा रहे हो? ठीक है, थ्रोम्बिन से मिलकर फाइब्रिन आपको निर्माण करता है, जो कि ब्लड के आपको थक्का जमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या विटामिन के भी जो होता है, जो कि ब्लड को थक्का जमाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। चलो, यहां पर तुम्हारा बात खत्म होता है। सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका काम खत्म हुआ और अब आप लोग जाइए, अपना रिवीजन करते रहिए। कम समय बचा हुआ है, प्रीवियस ईयर का सेशन। यहाँ पर साइंस का एक और पार्ट आएगा छोटा सा कल, और वो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, और फिर आपका जीके वाला स्टार्ट हो जाएगा, यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये सब आपको चलते रहेगा बीच बीच में। ठीक, यानी कि एग्जाम तक आपको ये खींचते 2000 के करीब क्वेश्चन कराना है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं 12:30 बजे कल। तब तक जय हिंद।